बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल वुज़राए इक़्तिसादियात की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो पैगाम। कहा कि भारत में जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल से आया इक़्तिसादी इनकलाब। भारत में हुई है 45% से ज्यादा आलमी रियल टाइम अदायगी। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में जारी G20 वुज़राए सेहत की मीटिंग से किया खिताब। कहा कि दुनिया भर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत दुनिया की उम्मीदों की करेगा तकमील। प्रधानमंत्री जनधन खातों की तादाद पहली बार 50 करोड़ से तजावुज। खवातीन के हैं 56%, तो दही व नीम शहरी इलाकों में खोले गए 67% खाते। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया एक्स पर इस तारीखी हुसूलियाबी को करार दिया संगे मील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 तारीख से होंगे जनूबी अफ्रीका और यूनान के 4 रोज़ा दौरे पर। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सरबराही इजलास में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का है ये पहला यूनान दौरा। और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहाग का त्यौहार हरियाली तीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में स्नान करके लोगों ने की पूजा अर्चना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु में G20 डिजिटल वुज़राए इक़्तिसादियात के इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट सारिफीन हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ते डेटा की कीमत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमने गवर्नेंस को मजीद मौसर, जामे, तेज तर और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के इस्तेमाल से भारत में मालियाती शमूलियत का इनकलाब बरपा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आलमी रियल टाइम अदायगियों का 45% से ज्यादा हिंदुस्तान में होता है। कोविन पोर्टल ने भारत की वैक्सीनेशन मुहिम में बड़ा ताउन दिया है। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. पीएम ने कहा कि एआई से चलने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म भाषिनी भी बनाया जा रहा है। The government e-marketplace has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform.
It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. बेंगलुरु में मुनक़िद G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग में मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हम उन मसाइल पर गौर ख़ौस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो डिजिटल मईशत की तरक्की को वाज़े करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ जदीद तरीन कंपनियों का घर है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय सदारत के जिन 3 तरजीही शोबों की निशानदही की गई है वो हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल स्किलिंग, जो PM मोदी की तरजीहात की अक्कासी करती हैं। We have assembled to deliberate on issues that will define the growth of digital economy. Bengaluru is the home to some of the most innovative companies in the world, ranging from legacy businesses to startups. The need for collaboration has only become more pressing. Use cases of artificial intelligence have evolved at a greater pace. While AI holds immense potential, absolute optimism of the past has now given way to caution. मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में जारी G20 वज़राए सेहत की मीटिंग के मौके पर कहा कि दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रही है। PM मोदी की क़यादत में भारत दुनिया की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल सेहत में बहुत आगे है। भारत अब यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मुहिम को डिजिटल करने जा रही है और 40 करोड़ लोगों की अभी ID बन चुकी है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा ID के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में टेक्सटाइल प्रिंटिंग एक फन है जिसे रोगन आर्ट कहते हैं। रोगन आर्ट के मारूफ मास्टर आर्टिस्ट पद्मश्री अब्दुल गफूर को गांधीनगर में जारी G20 वज़ीर की मीटिंग में अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका मिला। इस मौके पर DD न्यूज़ ने उनसे खास बातचीत की। G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक गांधीनगर में चल रहा है और यहाँ पर एक शोकेस किया गया है रोगन आर्ट, और ये कच्छ की सदियों पुरानी आर्ट है। और इस वक्त हमारे साथ हैं पद्मश्री अब्दुल गफूर साहब, जो इस कला के बहुत माहिर हैं। इनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ है इनके परिवार को। ये जो आर्ट है इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं कि कितनी पुरानी है और इसका क्या मतलब है जब इस आर्ट को आप बनाते हैं। कि ये आर्ट तो पहले पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब एक था, तभी से शुरू हुई है। और हमें जानकारी ये मिली थी बचपन में कि अफगान में भी किसी समय होती थी, लेकिन जब पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब अलग हुए तो हमारा परिवार कच्छ में ही रहा। और हमारे परिवार में तकरीबन अभी 400 साल बताया जाता है। हमारे पारंपरिक रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी 9वीं जनरेशन हमारी इसमें जुड़ गई है। अब इस कला की जो खासियत है वो ये है कि आम तौर पे कोई पेंटिंग या मतलब एम्ब्रॉयडरी है, उसके लिए स्केचिंग, मेजरमेंट किया जाता है। और इस कला में ऐसा है कि कोई भी चित्र बनाना है, कल्प वृक्ष बनाना है, कोई भी चीज़ हो तो पहले कोई
इसका स्केच नहीं किया जाता। जो दिलो दिमाग में आया वो सीधा हाथ से वो कपड़े के ऊपर हम करते जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे आपने बनाए हुए यहाँ पे, तो कुछ थीम होता है, थीम बेस्ड होता है या किस तरीके से बनाते हैं? पहले रोगन आर्ट नहीं था, रोगन काम होता था। जो मोटा मोटा काम था वो गांव में कोई महिलाएं या कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। इस कला में हमें बहुत इंटरेस्ट था। हमने वो करते करते इस कला को इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि आर्ट फॉर्म में लिया। खास करके माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से गिफ्ट देने की शुरुआत की थी सद्भावना में, और तब से ये कला को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। गुजरात सरकार के गुर्जरी के माध्यम से मार्केटिंग मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब पीएम बने तो अमेरिका के दौरे के जाने के समय हमें खास याद किया और हमारा खास ट्री ऑफ लाइफ मंगवाया और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार दिया था। तो ये देखिए कि जो रोगन आर्ट है 400 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आर्ट वर्तमान समय में जो अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसको डिजाइन भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये G20 में भारत शोकेस कर रहा है, खासतौर पे गुजरात अपनी कला संस्कृति को शोकेस कर रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, गांधीनगर। और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जारी Y20 के इजलास में दूसरे मुल्कों से आए नुमाइंदे बहुत खुश हैं और यहाँ मौजूद नौजवान उन्हें हर मुमकिन इतलात फराहम कर रहे हैं। यहाँ काम करने आए नौजवानों से हमारे नुमाइंदे ने कुछ खास Y20 वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ये वो युवा हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से। इनकी भी अपनी भूमिका है इस Y20 में। जो विदेशों से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मैं Y20 की सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम्स एंड लॉजिस्टिक टीम में प्रोग्राम्स मैनेज कर रही थी अभी तक, एंड अब मैं यहाँ पे लाइजन ऑफिसर के रोल में हूँ। एंड हमारा काम है डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, बताना, जो भी आगे से शेड्यूलिंग आती है, आइटनरी आती है, वो सब। हमको यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। घाट भी घूमे हम, काशी विश्वनाथ मंदिर जी भी घूमे। वाराणसी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, प्लस मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ तो इस सिटी में मुझे आके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर के काम कर रहा हूँ और मैं डेलीगेट अफेयर्स टीम में हूँ। मतलब मैं सारे डेलीगेट्स जितने भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनके सारे लॉजिस्टिक्स देखना, उनका ट्रैवल देखना, उसमें काम कर रहा हूँ। वाराणसी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि काशी एक तो महादेव की भूमि है और सबसे ही पुराना शहर है पूरी दुनिया का, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर आके जब आप घाट पे जाते हैं और जब आप पानी को देखते हैं, जब आप गंगा माता को देखते हैं और छूते हैं और जब डुबकी लगाते हैं, तो जो आपके अंदर शांति आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। काशी के प्रति इनके भाव हैं जो हृदय में, वो अद्भुत हैं और लोगों के भी हैं, चूँकि बाबा विश्वनाथ के कारण, काशी पुरानी नगरी होने के कारण, या यहाँ के घाटों के जो अलौकिक दृश्य है, अलौकिकता है, उसके कारण। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। और PM जनधन योजना ने एक और तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस स्कीम के तहत खोले गए खातों की तादाद 50 करोड़ से तजावुज़ कर गई है और ख़ास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स ख़वातीन के हैं। गरीबों को बैंकिंग खिदमात से जोड़ने के लिए 2014 में शुरू की गई ये पहल अच्छे नताइज दिखा रही है। खोले गए खातों में से तकरीबन 67% गाँव और शहरों में थे। इन खातों में कुल जमा रकम 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए कहा कि ये एक अहम संग मील है। ये देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से ज़्यादा खाते हमारी नारी शक्ति के हैं और दही और नीम शहरी इलाकों में 67% खाते खोले जाने के साथ हम इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि माली शमूलियत के फ़वाइद हमारे मुल्क के हर कोने तक पहुँचें। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका और यूनान के दौरे पर होंगे। PM मोदी 22 से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। PM मोदी का ये दौरा जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की दावत पर हो रहा है। ये 2019 के बाद पहली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद वर्चुअल ज़राए से नहीं किया जा रहा है। सरबराही इजलास ग्रुप की तरफ से किए गए इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा लेने और मुस्तकबिल के कामों की निशानदही करने का मौक़े फराहम करेगा।
पीएम मोदी ब्रिक्स सरबराही इजलास के बाद मुनक़िद होने वाले खुसूसी प्रोग्राम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका की तरफ से मदऊ दीगर ममालिक भी इसमें शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। पीएम मोदी जनूबी अफ्रीका के बाद यूनान जाएंगे और पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय वजीर आजम का यूनान का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा यूनान के वजीर आजम की दावत पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी हम मनसब से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। पीएम मोदी दोनों ममालिक के कारोबारी लीडरों के साथ साथ यूनान में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। खजाना और कॉरपोरेट के उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज गांधीनगर गुजरात में IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां काम करने वाले निजाम का भी जायजा लिया और वजीर दाखिला अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 20 अगस्त को अमित शाह रियासती हुकूमत के 20 साल की मुद्दतकार में मिली कामयाबियों और गरीब कल्याण महाअभियान के तहत गरीबों की बहबूद की स्कीमों के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और इसके अलावा वो ग्वालियर में मुनक़िद होने वाली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर और MP विष्णु दत्त शर्मा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे के बारे में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा है कि अमित शाह की रियासत में आमद के ताल्लुक से पार्टी कारकुन पुरजोश हैं और विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के मिशन पर काम कर रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मुल्क के नामवर सनतकार रतन टाटा को उनकी रिहाइशगाह पर उद्योग रतन अवार्ड से नवाजा, क्योंकि रतन टाटा अपनी खराबी सेहत की वजह से कल मुनक़िद होने वाली अवार्ड तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद करते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र हुकूमत ने सनतकार रतन टाटा को पहला उद्योग रतन अवार्ड देने का फैसला किया था। उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और वो पहली बार रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रत्न पुरस्कार एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस सम्मान की वजह से ये उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने के वजह से इस पुरस्कार का ही मान सम्मान बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के काम का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर भगवान राम की पूजा भी की। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अमेठी इंतखाबी हल्के में इंतखाब के हवाले से जारी गुफ्तगू के दरमियान कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी को अपने कुनबे का जाती असासा समझा हुआ है और इसीलिए अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहाँ की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफ़ी से पब्लिक माफ़ी नहीं देने वाली है, तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफ़ी दिखा करके और पब्लिक से माफ़ी ले लेंगे तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया
चबाया और चलता बनाया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। साबिक सदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 19 अगस्त 1918 को भोपाल में पैदा हुए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली और एनसीआर में हफ्ते की सुबह मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और दिल्ली वालों के साथ एनसीआर के लोगों को भी शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को नक्लो हरकत में मुश्किलात का सामना हुआ। ख़वातीन के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ रखा है। दरअसल हफ्ते को छुट्टी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दरी की शिकार 27 हफ्ते की हामला खातून की अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसक़ात हमल की इजाज़त देने वाले मामलात में अदालतों को वक्त की कदर पर गौर करना चाहिए और फौरी समाअत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को इस मामले में फौरी कुछ न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने खातून की मेडिकल रिपोर्ट इतवार तक दोबारा तलब की है। पीर को बेंच इस केस की समाअत पहले नंबर पर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त को हामला खातून की मेडिकल रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के सामने रखी गई और इस रिपोर्ट में इस मरहले पर खातून के महफूज इसक़ात हमल के बारे में कहा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने केस की नज़ाकत को न समझते हुए समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने परवाह नहीं की कि इस दौरान 12 दिन ज़ाया हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलात को आम मुकदमात की तरह नहीं लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से अब तक तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। रियासत के बेशतर हिस्सों में जिंदगी अभी भी मामूल पर नहीं आई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 74 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासती तामीरात आम्मा के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से पूरी रियासत में तकरीबन 600 सड़कें अब भी बंद हैं। रियासती हुकूमत ने मुसलसल बारिशों, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और बादल फटने से होने वाले बड़े नुकसानात की वजह से पूरी रियासत को कुदरती आफत से मुतासरा इलाका करार दिया है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर नफीस खान ने कहा है कि तलाश और बचाव ऑपरेशन का आज छठा दिन है। उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कम से कम 5 से 6 फीट गहरा कर करके जितना मलबा है पूरी तरह से मैनुअली एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ टीम और आर्मी की टीमें साथ में लगेगी। उसको डिगिंग करके और पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देखने की ही संभावनाएं हैं, बॉडी मिल जाएगी। तो उसमें आपको काम करने में मड का पता नहीं है कि मड कहीं 6 फीट भी गहरा है, कहीं 8 फीट के ऊपर जो है मलबा चढ़ा है, तो पूरा उसको रिमूव करने में, और उसमें पत्थर भी हैं और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं और सरिया भी है और स्लैब्स भी हैं, तो प्रॉब्लम्स तो है ही हैं और उसमें चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं वो तो है ही हैं। और मुल्क के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहर की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलने का जश्न है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला ये मौका अहम हिंदू त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के साथ में मनाया जाता है। शादीशुदा हिंदू ख़वातीन पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर अपने आप को सजाती हैं, संवारती हैं और अपने शौहर के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियां भी अपने अच्छे शौहर के लिए व्रत रखती हैं। और आज हरियाली तीज के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने संगम में स्नान किया और पूजा की। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो इक्वाडोर के इब्तदाई राय दहिंदगान ने इलेक्शन के दिन से पहले अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इक्वाडोर में इब्तदाई वोटिंग जुमेरात को शुरू हुई थी। इक्वाडोर के घर से वोट करें के इक़दाम का आगाज़ जुम्मे को इलेक्टोरल नेशनल काउंसिल के एहलकारों की मदद से हुआ, जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा उम्र के 587 वोटरों को बॉक्स तकसीम किए जिनमें नुमाया माजूरी थी। और इससे कबल जेल एजेंसी SNAI के मुताबिक इक्वाडोर की 39 जेलों में 1124 गैर सजा याफ्ता कैदियों ने भी जुमेरात को वोट डाला।
सदारत के लिए वोटिंग के बाद इतवार को तमाम वोटों की गिनती की जाएगी। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान का सहफरीकी सरबराही इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और जनूबी कोरिया और जापान के रहनुमाओं ने जुमे को केप डेविड में फौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफाक किया। तीनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर बहिराए जनूबी चीन में चीन के ख़तरनाक और जारहाना रवैये की मजम्मत की। मुश्तरका सरबराही इजलास के बयान में तीनों ममालिक ने बहरान के दौरान एक दूसरे के साथ फौरी मुशावरत करने और इलाकाई चैलेंजों, इश्तियाल अंगेजियों और मुश्तरका मफादात को मुतासर करने वाले खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। ताइवान ने एक वीडियो जारी की है जिसमें चीन के जरिए जजीरे के गिर्द मशक़ें शुरू करने के बाद अपनी फौजी दस्तों को कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड, जिसके पास ताइवान के आसपास के इलाके की जिम्मेदारी है, इसने हफ्ते को कहा है कि बहरी और फ़िज़ाई मुश्तरका मशक़ें और तरबियत का इनेकाद कर रही है, जिसमें जहाज़ों और तैयारों के दरमियान हम आहंगी और कब्ज़े को कंट्रोल करना शामिल है। बीजिंग ने इस मशक़ को अलहदगी पसंद क़ुव्वतों के लिए एक सख्त इंतबाह करार दिया, जिसमें ताइवान के नायब सदर के दौरा अमेरिका पर वसी पैमाने पर मुतवक्किअ रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। ताइवान की वज़ारत दिफ़ा ने इस मशक़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि ये जवाब देने के लिए मुनासिब फोर्सेस भेजेगी और ये कि इसमें कौमी सलामती को यकीनी बनाने की सलाहियत, अज़्म और एतमाद है। और खेल की खबरों में 4 मुल्कों के जूनियर मर्द हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपनी मुहिम की शुरुआत जीत के साथ की है। अपने पहले ही मैच में भारत ने स्पेन को 6-2 से शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत में स्पेन ने बढ़तरी हासिल कर ली थी, हालांकि दूसरे हाफ में भारत ने वापसी करते हुए एक के बाद एक 6 गोल का टीम को जीत दिला दी। भारत की तरफ से सुदीप चरमाकू ने 2 गोल दागे। भारतीय टीम का आज दूसरा मुकाबला मेजबान जर्मनी से होगा। वहीं सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिटिज को 6-0, 6-4 के फर्क से शिकस्त दी। और जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ने भी सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल की रुकावटों को अबूर कर लिया है। 26 साला खिलाड़ी को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक तरफा मैच में जवेरियो ने फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी को 6-2, 6-3 से शिकस्त दे दी। वहीं स्पेन के नौजवान टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज भी सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। 20 साला अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 4-6, 6-3 और 6-4 के फर्क से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में दाखिला ले लिया। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच जीत लिया है। भारत ने बारिश से मुतासरा मैच डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत 2 रन से जीता। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। भारतीय टीम 6.5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 47 रन ही बना पाई थी कि बारिश के बाइस मैच रुकना पड़ा और मुसलसल बारिश के सबब एम्पायर ने भारतीय टीम को डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत फातेह करार दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।